ठीक है, इसको मैक नंबर कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पेसिफिक मीडियम जब फॉर एग्जांपल एयर उस ब्लेड के ऊपर से ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जांपल आप चले आप इसको एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं विंड टनल के अंदर, अब एयर एम्बिएंट एयर वहाँ से जो है वो अंदर पास करा रहे होते हैं, ब्लेड आपने फिक्स किया होता है, मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट्स आप ले रहे होते हैं, तो अब वो जो एयर उसके ऊपर पास हो रही है वो सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर होगी, तो वो सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन जो भी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर उसकी स्पीड ऑफ साउंड होगी, वो एक उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको पता है। फिर आप देखेंगे कि किस स्पीड के ऊपर हम गुजार रहे हैं, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन में स्पीड डिवाइडेड बाय वो जो मीडियम है जो एयर है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड, इसकी रेशियो को हम लोग मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर बेसिकली जो है वो ड्राइव करते हैं कि ये बेसिक का इसका जो है वो एक्सप्रेशन किस तरह ड्राइव करते हैं। मैं स्पीड ऑफ साउंड जो है, जब भी साउंड एक काइंड ऑफ वीक वेव रिज्यूम की जाती है, साउंड एक जो है वो प्रेशर वेव है, ठीक है। हम जब बोलते हैं तो ये बेसिकली हमारे लेस पर मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से या हमारे बोलने से जो है वो आवाज़ आगे जो डिसेमिनेट होती है, साउंड जो डिसेमिनेट होती है, ये बेसिकली प्रेशर वेव्स हैं जो कि बेसिकली क्या है उस मीडियम जो कि एयर है उसमें से पास होके वो आगे ट्रांसफर होती हैं, और ये वीक वेव ये बेसिकली वीक वेव्स होती हैं। अच्छा, तो अब जब ये यहाँ पे ये शो किया हुआ था, ये बेसिकली जहाँ से जब वो वेव गुजर रही होती है तो वहाँ पे ये आपकी परटर्बेशंस आपकी आ रही होती है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे ये शो की है, तो ये आपके पास वो है जो अनअफेक्टेड, और ये जब डेफिनेटली जब वेव जहाँ से पास होगी तो वहाँ पे उसमें डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज में एयर की प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, क्योंकि वेव क्या है वो बेसिकली क्या है वो एक एनर्जी है, तो जब वो पास होगी तो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा। लेकिन वीक वेव है तो वो जो चेंज है वो इनफिनिटेसिमल होगा। तो लेट्स सपोज ए है, स्पीड ऑफ साउंड है, इसमें उसकी ए है, यहाँ पे ए प्लस डी है, तो ये जो डी से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब ये है कि इनफिनिटेसिमल चेंज उसमें आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी टेम्परेचर में, प्रेशर में और डेंसिटी में। अच्छा, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड का बेसिक एक्सप्रेशन अगर वो ड्राइव करना है उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम इक्वेशन को यूज करते हैं। हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं इसके बिफोर एंड आफ्टर दोनों साइड पे, ठीक है, क्योंकि मैस जो है वो हमारे क्या होगी वो हमारे पास कंजर्व रहती है। तो हमारे पास इसी तरह इधर हमारे पास जो है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्या सिंपल, इधर मैस, तो यहाँ पे जो अगर हम पर यूनिट एरिया अगर मैस की बात करें तो पर यूनिट एरिया हमारे पास अगर क्या होगा हमारे पास सिंपल डेंसिटी इनटू ये स्पीड ए जो है ये हमारे पास यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। तो डेंसिटी ए इनटू वैसे एरिया आता है जैसे यानी कि रो ए वी होता है ना जिस तरह वहाँ पे वो एरिया ए वाला कैपिटल ए होता है वी, तो वी की जगह पे ये ए है और बाकी ये डेंसिटी है, और बाकी हम जो है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें तो सिंपल वो नहीं आता, इसलिए ये रो ए। तो यहाँ पे रो ए की जगह पे आगे जब उसमें चेंज आता है तो रो की जगह पे जो है रो प्लस डी रो इन्फिनिटेसिमल चेंज प्लस इसमें इसी तरह ए में इन्फिनिटेसिमल चेंज, तो सिंपल ये बेसिकली ये हमारे पास तरह कंटिन्यू इक्वेशन बनती है। इसको मजीद अगर हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास रो ए, फिर इसी तरह जो है हमारे पास ए डी रो, फिर इसी तरह जो हमारे पास ये हमारे पास ये टर्म्स हमारे पास आती है। इन टर्म्स में से अगेन हमारे पास जो टर्म्स हैं जहाँ पे जिसमें आपके पास dropping the second order term that is products of infinitesimal quantities and simplifying we obtain infinitesimal जो है उनको अगर हम निकाल देते हैं हमारे पास जो टर्म्स हैं जो कि बहुत कम है तो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास जो बचती हैं दो टर्म हमारे पास बचती हैं ए डी रो प्लस सॉरी इक्वल टू माइनस रो डी ए, ये हमारे पास बचती है, ठीक है। तो अच्छा यानी कि अगली बेसिकली इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैं मजीद क्लियर कर दूँ। तो ये डेंसिटी ए इज इक्वल डेंसिटी ए इनटू जब इस प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो ये आ गया था, ये रो ए ये आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि ये रो इधर चला गया, माइनस ये माइनस आ गया तो ये प्लस जीरो इधर जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू फिर हमारे पास क्या है ये तीन प्रोडक्ट रह गए थे, सॉरी ये तीन टर्म्स रह गई थी, इन तीन में से भी फिर ये हमारी टर्म जो है ये दोनों उनका प्रोडक्ट इन्फिनिटेसिमल का ये खत्म हो गई, तो सिंपली हमारे पास जीरो इज इक्वल टू ए टू डी रो प्लस रो डी ए ये पूछता है, तो इसमें से फिर जो है ए डी रो इधर आ गया, ये दूसरी तरफ चला गया तो ये माइनस हो गया, तो सिंपल ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन है। यहाँ से आप ए लें तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है वो आ रहा है डेंसिटी इनटू डी ए और डी रो आ रहा है। अच्छा, मजीद इसमें जो है वो बेसिकली डी ए की वैल्यू पुट करनी है, डी ए की वैल्यू के लिए फिर मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ये आपके पास बेसिक मोमेंटम इक्वेशन है, प्रेशर प्लस डेंसिटी ए स्क्वायर, बेसिकली जो m इंटू वी होता है, तो m यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है वो रो
इंटू वी है, और एक और फिर वो वी है, वो वी इसलिए वो स्क्वायर बनता, तो यहाँ पे हम वी की जगह हम लोग ए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसलिए ए स्क्वायर है। तो प्रेशर प्लस डेंसिटी इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया आपके पास पहले। उसके बाद वेव के बाद इन्फिनिटेसिमल चेंज के बाद फिर क्या होगा, इसी तरह जब उसके बाद जो प्रेशर है उसकी जगह पी प्लस डी पी आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस फिर यहाँ पे रो इंटू ए स्क्वायर, तो रो की जगह फिर रो प्लस डी रो, और ए की जगह पे ए प्लस डी ए उसका होल स्क्वायर। तो ये पहले और ये बाद में ये दोनों जो हमारे पास ये इसको सिंपल इक्वेट की हुई एक्सप्रेशन है कि मोमेंटम हमारे पास जब कंजर्व होता है। अच्छा, अब इसमें जो है इसको अगेन इस प्रोडक्ट को यानी इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करें, इनको मल्टीप्लाई करें, करने के बाद ये लंबा चौड़ा हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास बनता है, ये सिंपल इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अगेन सेकंड ऑर्डर टर्म जो है वो उसको ड्रॉप कर दें। सेकंड टर्म मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी आपके पास ये जो लेट्स डी रो इन्फिनिटेसिमल है, डी ए भी इन्फिनिटेसिमल है, तो जब खुद ऑलरेडी इन्फिनिटेसिमल है तो जब उनके प्रोडक्ट होगा तो वो बहुत जो है वो अगेन वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, दो छोटी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो उससे भी छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए फिर हम इसको ड्रॉप करते हैं। इसी तरह डी ए स्क्वायर है वो अगेन वो भी ड्रॉप कर दिया। तो ये डिफरेंट टर्म्स ड्रॉप करने के बाद हमारे पास जो है इन द एंड एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचता है, यानी कि पहले तो ये p प्लस रो ए स्क्वायर है, तो p भी यहाँ से इधर से कैंसिल हो गया, रो ए स्क्वायर इधर हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इन द एंड हमारे पास इसी तरह डी ए स्क्वायर और ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, और इसी तरह जो है हमारे पास ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो इन द एंड हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचता है, और इस एक्सप्रेशन में से हम डी ए जो है ये डी ए जो है इसको इधर रखें और इसका एक्सप्रेशन यहाँ से निकालें। इस एक्सप्रेशन को फिर हमने डी ए वाले में उसमें पुट करना है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि मोमेंटम इक्वेशन से डी ए का एक्सप्रेशन इसमें पुट करेंगे। अच्छा, इसमें पुट करने के बाद इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है, और अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई कर तो हमारे पास ये ए स्क्वायर इक्वल क्या बनता है, डी पी ओवर टी रो। इसको अगेन अगर हम इसको सॉल्व करें तो अच्छा, अब मजीद इसको आगे इस एक्सप्रेशन का अगर आप देखें, सॉरी ये एक्सप्रेशन, अच्छा इस एक्सप्रेशन को ये कहता है कि जब ये आपकी जो वीक जो साउंड वेव है, जो कि वीक वेव है, ये जब पास होती है तो इसको हम अज्यूम ये करते हैं कि इसके क्रॉस कोई रिवर्सिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही आपके पास जो है कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है। Recognize that the speed of sound square is proportional to the derivation of pressure with respect to density. Further above, it has been stated that a sound wave is a weak wave and that the change in properties are therefore infinitesimally small. Considering that there is no heat addition and the irreversible effects can be neglected, the process of sound wave propagation must be isotropic. And वही expression simple यही expression है, सिर्फ उसने क्या किया कि इसको कहते हैं कि ये एसिंट्रोपिक है, तो एसिंट्रोपिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया कि ब्रैकेट डाल के नीचे एस ब्लेंड कर दिया, जो कि हम आमतौर पे यूज करते हैं एसिंट्रोपिक एक्सप्रेशन के लिए। फिर उसके बाद परफेक्ट गैस लॉ है। ठीक है, हम इसको अप्लाई करें और यहाँ पे हम ये करली पी और करली रो की बेसिकली वैल्यू हमने पुट करनी है। वो ये जो परफेक्ट गैस लॉ इसको हम अप्लाई करते हैं कि एयर का लेट्स एयर है, कोई गैस है, कोई भी गैस है, उसका यूजर जो है वो परफेक्ट गैस लॉ उस पर अप्लाई किया है। ठीक है, उसका यूजर परफेक्ट गैस है। उस सूरत में हमारे पास इससे यहाँ से डी पी बी डी रो निकालेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, यानी कि ये उधर चला गया ना, तो ये रो की पावर ओमेगा इन कांस्टेंट फ्लो की पावर ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे पी आ जाएगा। तो इसका सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन का इस फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है गैमा पी ओवर रो। और इसकी सिंपल इसी तरह इसकी ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ए स्क्वायर क्या आ जाता है गैमा पी ओवर रो। और बाकी अगेन हमारे पास वही गैस लॉ जो हमारे पास पी इक्वल टू रो आर टी है, यहाँ तो उससे हम पी ओवर रो की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ए स्क्वायर इक्वल टू गैमा आर टी। फिर दोनों तरफ आप अंडर रूट लें तो ये हमारे पास ए इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी बनता है। ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी हमने कई बार पढ़ा था। तो ये बेसिकली सिंपली इसका वो डेरिवेशन प्रोसेस था कि आप मोमेंटम इक्वेशन सॉरी जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं और उसमें फिर डी ए की वैल्यू जो है वो मोमेंटम इक्वेशन से पुट करते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे पास जो है ये आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप, इसलिए ये गैमा में से के लिए आइसेंट्रोपिक को रिप्रेजेंट कर और जो है और उसके बाद इसमें आई मीन परफेक्ट गैस लॉ एक्सप्रेशन पुट करते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो है ये
साउंड का हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, स्पीड ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन आता है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में 2-3 चीजें उसने की हुई हैं। नंबर 1 तो यह द स्पीड ऑफ साउंड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन गैस प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। गैस प्रॉपर्टीज मतलब ये वो गैमा और आर। गैस प्रॉपर्टीज का मकसद ये होता है, अब गैमा हर एक गैस का डिफरेंट है, ठीक है, आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, इसी तरह ये इसका अपना डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो जौन सी नेचर की गैस है तो उसकी नेचर पे अब एयर है, ठीक है। इवन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको याद हो तो जब हम गैस टरबाइन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें गैमा की वैल्यू भी हम डिफरेंट लेते थे। अगर आपके पास कंबशन से पहले डिफरेंट होती थी और कंबशन के बाद डिफरेंट होती थी, ठीक है। तो ये वो गैस की प्रॉपर्टी, कंबशन से पहले सिंपल एयर होती थी और कंबशन के बाद उसके अंदर वो फ्लू गैस होती थी, उसके अंदर एयर और उसके प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो बर्निंग के बाद जो फ्यूल के साथ। और इसके अलावा अच्छा ये फर्स्ट था। सेकंड क्या था, एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ साउंड इज सिमिलर टू अच्छा इससे बल्कि और एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर पे, ठीक है, एक गैस की प्रॉपर्टीज और बाकी उसके टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा अब जो सेकंड है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज सिमिलर टू द वन फॉर द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इंडीड द स्पीड ऑफ साउंड अमाउंट्स टू अराउंड 75% ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ये यहाँ पे है ना, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, molecular speed from statistical thermodynamics the molecular speed can determine to this one। ये molecular speed है बेसिकली, इसका एक्सप्रेशन है √8 RT over ओमेगा। 8 over ओमेगा को आप सिंपल डिवाइड कर लें, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होती है तो 3.14 समथिंग आता है, और ये 8 से डिवाइड कर तो जो भी 2 समथिंग, तो ये हमारे पास RT, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड मतलब क्या है कि कोई भी गैस है किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, ये टेम्परेचर है ना, जो भी टेम्परेचर उसकी वैल्यू पड़ता है तो हर टाइम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी ज़िग-ज़ैग अपनी मोशन हो रही है, तो वो किस स्पीड के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका एक्सप्रेशन है, और उसमें डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है वो गैस की नेचर क्या है आर, और फिर प्लस किस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उनकी वो मूवमेंट बढ़ती जाती है। और अब वो सिंपली इसको ये रिलेट कर रहा है कि अगर उस एक्सप्रेशन को देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे गैमा आरटी है, इसको और उसको अगर कंपेयर करें तो कहता है कि अराउंड ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये क्या है 75% ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर, उसमें भी आरटी इसमें भी आरटी है, वहाँ पे 8 ओवर पाई है, यहाँ पे सिंपली ओमेगा है, ओमेगा की जब तो ए कर लें तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है वहाँ पे। तो इसको जो है वो फिर उन दोनों का अगर आप अंडर रूट ले लें 1 पॉइंट समथिंग, जो इधर से वैल्यू आ रही है इधर वहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, तो इन दी एंड जो आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ साउंड अराउंड 75% ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो है। डेफिनेटली जब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स उनकी मोशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जो आपके पास इंफॉर्मेशन ट्रैवल है या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल जब कोई भी एक्टिविटी जो ट्रांसफर होगी डेफिनेटली बढ़ेगी। The higher the temperature, the higher the speed of sound. This is due to increased activity of the gas molecules. Exactly. अच्छा वो बेसिक थी। अब उसके बाद अभी हम कुछ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आगे जो हमें क्योंकि जब हम टरबाइन की बात, थर्मल टर्बो मशीनरी की बात करते हैं, थर्मल टर्बो मशीनरी उसकी बात करता है जहाँ पे हमारे पास डेंसिटी वेरिएशन आती है, ठीक है। इससे पहले पंप्स या हाइड्रोलिक टरबाइंस की बात की थी, स्पेशली पंप्स के ऊपर एक्सटेंसिव हमने पढ़ा था, उसमें कहीं भी डेंसिटी वेरिएशन की बात नहीं की थी, ठीक है, उसमें डेंसिटी वेरिएशन नेग्लिजिबल की थी। अब जब आपके पास टरबाइन के अंदर डेंसिटी वेरिएशन आ रही है, ठीक है, तो इवन होता तो यह है कि बल्कि टरबाइन के इनलेट के ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर आपके पास जो है वो गैसेज होती हैं, और फिर वो इसी तरह जब जो एक्सपैंड करती हैं और इसी तरह एक्सपेंशन के रिजल्ट्स में उनकी डेंसिटी फिर बढ़ती जाती है, और फिर इस तरह डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए इसी तरह उनकी डेंसिटी वेरिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बेसिकली थर्मल टर्बो मशीनरी भी कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है और बेसिकली डेंसिटी वेरिएशन भी है। तो डिफरेंट स्टेज के ऊपर फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज अगर फाइंड करनी हो कि सपोज उसके स्टेटर के इनलेट के ऊपर या रोटर के इनलेट के ऊपर या ओवरऑल स्टेज के इनलेट पे और आउटलेट के ऊपर जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है वो किस तरह चेंज हो रही हैं। एक्चुअली जब हम डिज़ाइन भी करते हैं या हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी ट्रायंगल्स की भी जो बेसिक हमारा स्टार्ट हमेशा होता है थर्मोडायनामिक से। जब भी कोई मशीन हमें कहता है ना कि ये मशीन डिज़ाइन करें कुछ भी, था सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि मैंने इसको फ्लूइड, क्योंकि मशीन का काम क्या है, मशीन एक्चुअली करती क्या है कि उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही है और वही बता रही है कि कितना उसमें से वर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमें जो वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसी के बेस के ऊपर वेलोसिटी ट्रायंगल्स हम लोग जो है वो बिल्ट अप करते हैं।
डिजाइन करते हैं या एनालाइज करते हैं। अच्छा, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एंथैल्पी इट हैज प्रीवियसली बीन शोन दैट देयर इज अ रिलेशन। अच्छा, अब आपके पास टोटल प्रॉपर्टीज जो आपको मैंने बताई थी ना, याद होगा आपको। हेलो, हेलो, टोटल एंथैल्पी हो गई, ठीक है, टोटल टेम्परेचर है, टोटल प्रेशर है, ये टोटल का ये स्टैग्नेशन की जो है, इसका तो आइडिया है ना, आप लोगों को बताया था पहले आप लोगों को कि स्टैग्नेशन या टोटल, वो और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? स्टैग्नेशन होती है जिस पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, हमारी स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, हम स्टैग्नेशन भी वर्ड यूज करते हैं समटाइम, आमतौर पर प्रॉपर्टीज की फॉर्म में मोस्टली हम टोटल का वर्ड यूज करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल टोटल मैं एंथैल्पी की बात करता हूँ, स्टैटिक कोई एक एयर है, लेट्स सपोज मेरे केस में फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन है, उस पाइप है, उस पाइप के अंदर से वो एयर डक्ट है, ठीक, और डक्ट के अंदर से गुजर रही है। डक्ट क्या होता है? क्लोज्ड होता है, सर्कुलर होता है, हो सकता है ट्रायंगुलर, कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। अब उसमें से एयर मूव कर रही है, ठीक है। अब वो जब एयर मूव कर रही है तो हम मेजर करते हैं सिंपली उसका, लेट्स सपोज हम उसका टेम्परेचर या फॉर एग्जांपल उसका प्रेशर मेजर करते हैं। प्रेशर किस तरह मेजर करते हैं? जो स्टैटिक प्रेशर नहीं मेजर करते, स्टैटिक प्रेशर इस तरह मेजर करते हैं कि हम जो नीडल इंसर्ट करते हैं वो फ्लो के अंदर आमतौर पर इंसर्ट करते नहीं, अगर करें भी ना तो हमेशा जो उसका जो नीडल का जो होल होता है वो एग्जैक्टली फ्लो के 90 डिग्री को होता है, यानी फ्लो उसके अंदर इन जाए, यानी कि फ्लो को वो रेजिस्ट नहीं कर रहा, मकसद कि फ्लो के बिल्कुल अपोजिट नहीं होता, ठीक है। तो स्टैटिक प्रेशर जो मेजर हम लोग करते हैं, अब एक ये है कि मैंने इस तरह मैं प्रेशर मेजर करता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि मैं क्या करूं, मैं जैसे पेटेड ट्यूब है, मैं क्या करूं 90 डिग्री को बेंड करूं, पहले इन इंसर्ट की, फिर उसको 90 एक्जैक्टली फ्लो के अपोजिट कर दिया। जब मैं अपोजिट करता हूं तो वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रेशर में करता है। क्यों ज्यादा प्रेशर में करता है? क्योंकि उसके अंदर अब दोनों एस्पेक्ट आते हैं, एक स्टैटिक वाला भी आता है, प्लस दूसरा कि वो जो एयर गुजर रही थी वो जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी बेसिकली उसका भी उसका वेलोसिटी और उसका वो जो मोमेंटम है उसका भी इंपैक्ट आता है। इसलिए हमारे पास जो वो, और उस इंपैक्ट को हम बोलते हैं जो वेलोसिटी की वजह से जो उसकी जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन हम डायनामिक बेसिकली प्रेशर बोलते हैं। तो स्टैटिक प्लस डायनामिक मिला के हमें जो इन दी एंड टोटल रीडिंग हमें मिल रही है, जिसका जो कि स्टैग्नेशन काइंड ऑफ प्रेशर, जिसे वर्ग स्टैग्नेशन प्रेशर क्या हमें वो मिल होता है, जो कि टोटल प्रेशर भी हम उसको कहते हैं। तो इसकी जो थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि एक फ्लो है, अब वो जब मूव कर रहा है तो उसके इसी तरह स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक टेम्परेचर है जो कि मूव करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं क्या करूं, आगे एक डिफ्यूजर लगा दूं, डिफ्यूजर क्या करता है, वो उसको स्लो डाउन करता है, वो सारे के सारे प्रेशर को किस में कन्वर्ट करता है? डिफ्यूजर का काम होता है प्रेशर को, ये उसकी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी है उस सारी काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है डिफ्यूजर, वो को स्लो डाउन करता है ना। तो मैं इस तरह करूं, डिफ्यूजर लगाऊं, एक आइडियल डिफ्यूजर लगाऊं जो कि आइसेंट्रोपिक प्रिंसिपल पे अप्लाई करे, यानी कि कोई रिवर्सिबिलिटीज इन्वॉल्व ना हो, हीट तो भी उसको मैं नहीं दे रहा, कोई एडियाबैटिक और रिवर्सिबल है। उस सूरत में इस तरह मैं अगर उसको स्टॉप कर देता हूँ, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कर देता हूँ, स्टॉप करके वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उस सूरत में जब वो कन्वर्ट हो गई तो डेफिनेटली फिर उसकी क्या होगी, उसका डिफ्यूजन में गुजरता है तो क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ चुका है, तो उसका प्रेशर भी बढ़ चुका होगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका होगा। तो उस प्रेशर और टेम्परेचर जब मैंने उसको सेंट्रोपिकली स्टॉप किया तो उस प्रेशर और उस टेम्परेचर या उसकी एंथैल्पी या जो भी वो जो स्टेट है अटेन करता है, उस स्टेट को मैं क्या कहते हैं, हम लोग स्टैग्नेशन स्टेट कहते हैं, या उसको हम आमतौर पे यूज करते हैं टोटल कहते हैं। तो वो फिर जिसकी एंथैल्पी होगी वो टोटल एंथैल्पी होगी, वो टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर होगा, वो प्रेशर टोटल प्रेशर होगा। तो स्टॉप करने से पहले जो उसकी एंथैल्पी थी वो स्टैटिक एंथैल्पी थी, वो स्टैटिक टेम्परेचर था, वो स्टैटिक उसका जो है वो प्रेशर था। तो इसलिए जो है वो ये इन दोनों के दरमियान ये बेसिकली ये डिफरेंस है। अच्छा, अभी आपस में रिलेट किस तरह करते हैं, डेफिनेट ये एक्सप्रेशन यही है कि अब टोटल एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, वो स्टैटिक प्लस डायनामिक, क्योंकि यही डायनामिक बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं। तो वही जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या है,
इंटरनल एनर्जी बेसिकली एंथैल्पी के अंदर इंटरनल एनर्जी आ रहा है, ये स्टैटिक इंटरनल एनर्जी प्लस 4 वाट था। उसी के अंदर ये जब डायनामिक वाला भी उसमें ऐड होता है तो फिर क्या होता है, वो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आती है। यानी कि टोटल एंथैल्पी हमारे पास क्या है, स्टैटिक एंथैल्पी प्लस डायनामिक वाला। तो ये जो एनर्जी है एक ये पहले आ रही थी स्टैटिक वाली, और प्लस उसके अंदर ये डायनामिक भी ऐड की, तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास आ गई वो ये हमारे पास टोटल एंथैल्पी उसकी है। क्लियर है? तो टोटल एंथैल्पी और स्टैटिक एंथैल्पी जो बेसिकली वो किस तरह रिलेट कर रहे हैं, वो ये आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो डायनामिक है, इसका बेसिकली सिंपली ये डिफरेंस है। अच्छा, अब इसी एक्सप्रेशन को that this expression is varied with the consideration of compressible flow and that leads to expression for the maximum independent total static. अच्छा, anyhow, अब इस एक्सप्रेशन को इसमें सिंपल में एंथैल्पी जो है वो उस एक्सप्रेशन क्या वो है Cp into T सिंट H is equal to Cpt, ये तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था ना, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे Cv आता था, ये आपके पास H में ये Cp हमारे पास आता है, H is equal to Cpt। सिंपल इस एक्सप्रेशन को अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये Cpt है, लेकिन जब टोटल की फॉर्म है तो फिर टोटल की फॉर्म में हम लोग टोटल वाला एक्सप्रेशन हम पुट करेंगे Cp into T नॉट। सिंपल उसमें एक्सप्रेशन पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन जो 7 है वो ये इक्वेशन 18 बन गई। अब इसमें से इसको सिंपली T से डिवाइड किया, ठीक है, T एंड Cp उससे डिवाइड किया, और हमारे पास यही एक्सप्रेशन सिंपली इस फॉर्म में आएगा T नॉट ओवर T इक्वल टू पर क्या रह जाएगा 1, क्योंकि Cpt डिवाइड होगा ना, ये भी Cpt डिवाइड होगा तो ये Cp कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये टोटली सिंपली 1 रह गया, और ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो प्लस C स्क्वायर ओवर 2Cp, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ से बेसिकली वो जो है 2Cp अच्छा सॉरी अच्छा, ये एक्सप्रेशन Cp इक्वल गामा r ओवर गामा माइनस 1, ये भी रिलेशनशिप याद है Cp का, ये गामा और ये गामा का रिलेशनशिप थर्मोडायनामिक्स की बुक में, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें, एक्चुअली वो जी अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे Cp की जगह पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास आती है T नॉट ओवर 1 T इज इक्वल टू 1 प्लस C स्क्वायर और गामा माइनस 1 ओवर 2 गामा RT इस सूरत में, ठीक है। wherein the speed of sound can be identified in the denominator। बेसिकली अब इसमें क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन पुट करने से इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये यहाँ पे ये स्पीड ऑफ साउंड आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन बेसिकली इसमें ये यहाँ पे ये फिर इनकॉर्पोरेट हो गया। ये बेसिकली इस तरह हेल्प आउट करता है कि समटाइम हमें कोई डेटा को स्पीड ऑफ साउंड की फॉर्म में मिला होता है, तो हम बेसिकली उस डेटा को यहाँ पे ये इक्वेशन 22 हम यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो डिफरेंट ये डिफरेंट फॉर्म है इसकी, ये ऑफन ये आगे यूज होंगी, और ये आपको जो है इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैक नंबर की बेसिक डेफिनेशन, तो इन द फॉर्म ऑफ ये सिंपल स्पीड ऑफ साउंड है, इसी को अगर आपने मैक नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखना है तो ये सिंपल इसका जो फार्मूलेशन है इसको यूज करें, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे फिर आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास C स्क्वायर था और A स्क्वायर था, C स्क्वायर और A स्क्वायर ये हमारे पास M है, तो ये दिया हमारे पास है वो ये एक्सप्रेशन 23 हमारे पास इस फॉर्म में था। तो अगर आपको मैक नंबर अगर किसी स्टेज पर अगर आपको गिवन हो कि ये मैक नंबर है, तो फिर आप इसी तरह टोटल और स्टैटिक जो है वो टेम्परेचर लेस पर कोई भी फ्लो है, उस फ्लो मुझे बता दें, अगर मुझे ये कहता है कि एयर मूव कर रही है उस इस मैक नंबर के ऊपर, तो फिर मैं रिलेट कर सकता हूँ उसके जो टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर और जो स्टैटिक टेम्परेचर की जो रेशियो है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वो क्या होगी, सिंपल उसको गामा की वैल्यू में पुट करूँ, मैक नंबर मुझे गिवन है, तो ये सिंपली मुझे एक्सप्रेशन दे देगा कि जो टोटल टू स्टैटिक टेम्परेचर रेशियो के ऊपर, अगर मुझे लेस पोज उसमें से एक टेम्परेचर मुझे पता है, तो स्टैटिक पता है, तो मैं टोटल बता सकता हूँ, ये टोटल पता तो स्टैटिक भी बता सकता हूँ। अच्छा, अगेन आइसेंट्रोपिक इसी तरह रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास आइसेंट्रोपिक फ्लो अगर हम अज्यूम करते हैं तो हम ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने अभी इससे पहले मैंने बात की थी कि बेसिकली है क्या आपके पास टोटल और स्टैटिक प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप है क्या, वो आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप है। हम क्या ही यही रहे हैं कि अगर स्टैटिक
यानी कि कोई फ्लो है, अगर हम उसको आइसेंट्रोपिकली स्टॉप करते हैं तो पहले वाली प्रॉपर्टीज उसकी स्टैटिक थी जिनको हम कह रहे थे, और जब स्टॉप करने के बाद वाली वो टोटल है, तो उसके दरमियान सिंपली पहले वाली 1 कह लें, दूसरी वाली 2 कह लें, तो 1 और 2 जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस टू अचीव हो रही है प्रोसेस है, ठीक है। तो उनके ऊपर हम क्या कहते हैं, T1 over T2 इक्वल T1 over T2 और P पावर इस तरह गैमा होगी। तो एग्जैक्टली ये वही चीज है, वही एक्सप्रेशन है, बस सिर्फ अब ये किस पे टोटल और स्टैटिक प्रॉपर्टीज के दरमियान ये अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये बेसिक क्या है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू हम स्टॉप करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज अचीव होते हैं उन्हीं को हम लोग टोटल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर इस एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें तो हमारे पास ये यहाँ के टेम्परेचर की फॉर्म में एक्सप्रेशन था, लेकिन इसकी हेल्प से हम फिर क्या कर सकते हैं, हमें अगर प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए तो इस 24 क्वेश्चन को यूज करें, तो यही इसकी जगह पे ये इसको पुट कर तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन प्रेशर की फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा कि प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर की रेशियो जो होगी स्टैटिक और टोटल की। और अगर इसी एक्सप्रेशन से अब आपको मैक नंबर अगर कुछ चाहिए, ये आपको डेटा गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करें, सिंपल रीअरेंज करें, तो ये वही सिंपल रीअरेंज एक्सप्रेशन इसका ये है, एम जो है वो अगर हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रही है चीजों की? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, एफिशिएंसीज बेसिकली वही टरबाइन की जो बेसिक था, बेसिक हमने ऑलरेडी हमने वो फॉर्म में डिस्कस कर दी, मैं आपको बताया था जिस तरह वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं वो बेसिक है। सबसे पहले मैंने बल्कि स्टार्ट किया था आइलर इक्वेशन, वो आइलर इक्वेशन होल्ड करती है वो कोई भी रोटेटिंग मशीन की, वो जनरल इक्वेशन हमने डिस्कस की थी, वो चाहे पंप हो, चाहे हाइड्रोलिक टरबाइन हो, चाहे वो थर्मल टर्बो मशीन हो, जिस अभी हम टरबाइन की बात कर रहे हैं, चाहे वो कंप्रेसर हो, कोई भी रोटेटिंग मशीन है, ठीक है। आइलर इक्वेशन हो गई, उसके बाद फिर हमने वेलोसिटी ट्रायंगल्स की बात की, वेलोसिटी ट्रायंगल्स भी इसी तरह यही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो है अब बेसिकली हम उन चीज़ों को तो गेन नहीं डिस्कस करते, अब सिंपली अब जो मजीद जो इस टरबाइन की कैलकुलेशन में हमने जो यूज़ करना है, ये सिंपली उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सॉरी इसको मैं एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में, जब हम एक्सपेंड करते हैं फ्लो को, एक्सपेंशन के रिजल्ट में हमें क्या क्या होता है, हम एक्सपेंशन में हमें वर्क हमें मिलता है, ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा वर्ड देखें, जब हम इवन रेफ्रिजरेशन में पढ़े तो हम यही बात करने का था कि रेफ्रिजरेशन के केस में हम एफिशिएंसी का वर्ड नहीं यूज करते बल्कि सीओपी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हमारे पास जो सीओपी की वैल्यू होती है जिसको हम एफिशिएंसी नहीं कहते क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 होती है। एफिशिएंसी हम डिफाइन इसी तरह करते हैं हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में, और वो लेस देन 100% या इसी तरह जो वो लेस देन 1 डिफाइन करते हैं। अच्छा, यही चीज माइंड में रखिएगा। अब एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमें यानी कि टरबाइन में एक्सपेंड करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि जो हमें वर्क मिलता है, जो रियल में हमें वर्क मिलता है वो हमें हमेशा कम मिलता है, एक्चुअली हमें जो कम वर्क मिलता है, आइडली जो है वो वर्क ज्यादा मिलता है। क्योंकि एक्चुअली क्यों कम मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली इरिवर्सिबिलिटीज आती हैं, लॉसेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वो एक्चुअली में वर्क हमारे पास कम होता है। और आइडली अगर जो है वो अगर हम देखें कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है, कोई लीकेजेस वगैरह कोई लॉसेस ना हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो वो आइडली ज्यादा ना, तो इसलिए फिर जो है एक्चुअल चेंज एनर्जी, तो चेंज एनर्जी की यहाँ लिखने का मतलब ये है कि हमें वर्क वही मिलता है ना जो फ्लूइड की जो एनर्जी चेंज होती है, यानी कि अगर फ्लूइड टरबाइन में इनलेट पे तो उसकी सर्टेन एनर्जी, आउटलेट पे सर्टेन एनर्जी, तो उसकी एनर्जी का चेंज ही हमारे पास इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास वर्क आता है। तो जब एक्चुअल में जो चेंज एनर्जी है वो डेफिनेटली उसका जो है वो कम होता है, आइडियल में ज्यादा होता है, तो टरबाइन में एक्चुअल में कम है तो ज्यादा उसको हम ऊपर पुट करते हैं, आइडियल में नीचे पुट करते हैं, आइडियल वाला नीचे पुट करते हैं। कंप्रेशन में अब क्या, कंप्रेशन में ये रिवर्स है, कंप्रेशन में ये होता है कि हमें वर्क देना है, तो अब एक्चुअल में जब हम कर रहे थे कंप्रेस कर रहे थे तो उसमें वर्क ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटीज एक्चुअल में जब सॉरी हाँ यस जब इरिवर्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं एक्चुअल में कंप्रेशन वाले केस में, यानी कंप्रेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जब इरिवर्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो इरिवर्सिबिलिटीज से क्या होता है, इवन हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस होना यानी फ्रिक्शंस की वजह से फिर क्या होता है कि आपको मूव करना, उसको प्रेशराइज करना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें एक्चुअल में हमें ज्यादा वर्क देना पड़ता है, तो एक्चुअल कंप्रेसर हमारा वर्क जो है वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वही अगर आपने कंप्रेस करना है अगर आइडली तो कम देना पड़ता है, तो इस सूरत में इसलिए फिर आइडली चेंज एनर्जी आपके पास कम है, वो टॉप पे, और एक्चुअल जो आपके पास ज्यादा ये हम नीचे रखते हैं। अच्छा, अब एफिशिएंसी डिफरेंट काइंड ऑफ एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं।
एफिशिएंसी बेसिकली किसी मशीन के जब हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं तो अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास एक्चुअल और आइडियल की बात करें। एक्चुअल में तो आपको पता है आपकी मशीन क्या कर रही है, लेकिन अब इट डिपेंड्स, जब एफिशिएंसी की बात करते हैं आइडियल, तो आइडियल क्या अज्यूम करते हैं? आइडियल अगर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को आइडियल ले रहे हैं तो फिर उस एफिशिएंसी को हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि आप आइडियल प्रोसेस आइसेंट्रोपिक न लें, आप कहें, आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि ये अचीवेबल है ही नहीं तो मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को आइडियल अज्यूम ही नहीं करता। मैं आइडियल वो करता हूँ कि चलो कम से कम जिसको मैं अप्रोच तो कर सकता हूँ, वो क्या है, अब ये कहें कि इरिवर्सिबिलिटीज मैं खत्म कर ही नहीं सकता, या लेट्स सपोज एक हद तक कर सकता हूँ, ठीक। आप उससे और थोड़ी रियलिस्टिक लेना चाहते हैं तो अब ये कहें, आप कहेंगे मैं जो है वो एडियाबैटिक कर सकता हूँ, एडियाबैटिक को अप्रोच कर समझाना चाहता हूँ। तो एडियाबैटिक अगर आइडियल प्रोसेस को ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, तो आइडियल केस अगर आपके एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो एडियाबैटिक भी है और रिवर्सिबल भी है, आई मीन के आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो फिर हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कहेंगे। तो ये डिपेंड कि आइडियल जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रेज्यूम कर रहे हैं, किस के साथ आप अपने सिस्टम को कंपेयर करें तो वो वाली एफिशिएंसी आपको होगी। अब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आइडियल प्रोसेस क्या है, वो सिंपल एक प्रोसेस है जो कि आइसेंट्रोपिक है, वो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। एक्सपेंशन हो रही है तो अगर आइडियली होती तो ये एक्सपेंशन होती वर्टिकल, एग्जैक्टली यदि कोई एंट्रोपी में चेंज ना होता, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, ये हमारे पास हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर के दरमियान एक्सपेंड कर रहे हैं, टरबाइन लेस फॉर एग्जांपल ये काम कर रही है, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से ये इस 2P नॉट 2 के ऊपर आउट हुआ है। ये जो जीरो साथ शो किया हुआ है ये शो कर रहा है टोटल प्रेशर को। हमने इससे पहले आमतौर पर जो प्लॉट करते रहे थर्मोडायनामिक्स में वो स्टैटिक प्रॉपर्टीज को प्लॉट करते हैं, ये बेसिकली टोटल प्रॉपर्टीज को इस तरह ये प्लॉट किया हुआ है। ये टोटल प्रेशर उसका टरबाइन का इनलेट या एक्सपेंडर जो भी एक्सपेंशन हो, ये प्रोसेस का इनलेट और ये उसका आउटलेट है। इसमें अगर आइडियली एक्सपेंड करते हैं तो ये कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आता, लिहाजा वर्टिकल लाइन है। अगर रियली एक्सपेंड जब हम करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, डेफिनेटली आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि एक्सपेंशन के रिजल्ट में डेफिनेटली क्या होगी, इसकी एंथैल्पी कम होगी, एनर्जी उसकी रिड्यूस होगी, तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये क्या राइट साइड पे शिफ्ट होगा। जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हम हमेशा एक्सपेंशन की बात करते हैं दो सर्टेन प्रेशर के दरमियान। तो ये जो प्रेशर लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर शिफ्ट होती जाती है, ठीक है, ये इस तरह, क्योंकि जो आपके पास एंट्रोपी बढ़ती जाती है तो ये प्रेशर जो है ये इसकी लाइन ऊपर जाती है, ये प्रेशर P02 ये हमारे पास जो है ये लाइन का ये इस तरह का ये बिहेवियर है। तो अब क्या होता है कि जब इस राइट साइड पे शिफ्ट होती है तो इसलिए ये आपके पास हायर एंथैल्पी H02S ये नीचे था, तो इससे हायर एंथैल्पी के ऊपर ही आपके पास फ्लो एग्जिट हो रहा होता है, तो इसमें हमारे पास जो एनर्जी चेंज है वो हमारे पास कम आ रहा होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो एनर्जी चेंज है वो देखें ना, यहाँ पे जो एंट्रोपी इंक्रीज होना और एनर्जी ये कम होना, ये जो एंट्रोपी इंक्रीज है ये बेसिकली वही है जो हमारे पास इरिवर्सिबिलिटीज थी, और उसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पे फ्लो आउट हो होता है वो इवन रिलेटिवली हायर टेम्परेचर के ऊपर आउट होता है, लेकिन हायर एनर्जी है। तो हायर टेम्परेचर वो वही है कि जो फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस हुई जो भी है तो वो हीट अपने साथ वो लेके जा रहा है, लेकिन हमें तो ये नहीं, हमें तो ये चाहिए था कि लोड से लोड एनर्जी कंटेंट पे आउट हो, हम ज्यादा से ज्यादा उसमें से एक्सट्रैक्ट करें। तो ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस था। अब इसी चीज को अगर आप देखें, अच्छा अब ये एक्सप्रेशन अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि टोटल और स्टैटिक किस तरह उसमें रिलेट करती हैं। अब हम एफिशिएंसी जो हम रिलेट करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास टोटल आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। टोटल इसलिए कह रहे हैं कि हम वन जो प्रोसेस है वो भी ये प्रोसेस कौन सा है, H01, यानी कि टोटल एनर्जी एट वन और टोटल एनर्जी एट आउटलेट, इसलिए हम टोटल इसको आइसेंट्रोपिक कहते हैं। वहां पे हमारे पास क्या था, वो सिंपल आइसेंट्रोपिक कहते थे वहां पे, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन टू स्टैटिक कंडीशन हम करते थे सिंपल। उसको अब चलें, अब नाम देना चाहते बेशक अब नाम दे दें स्टैटिक टू स्टैटिक, बट सिंपली जब हमको जो है वो वहाँ पे उसको सिंपल हम उसको कहते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है आगे, क्योंकि टोटल स्टैटिक भी करता है तो इसलिए वो डिफरेंशिएट करता है कि टोटल एंथैल्पी जो है वो मीन क्या हुआ कि इन पे टोटल एनर्जी और आउट पे टोटल यानी एंथैल्पी या टोटल एनर्जी, उससे वो उस पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करता था। तो एक्चुअल चेंज इन एनर्जी डेल्टा H0 हमारे पास जो H01 माइनस H02 हुआ, जो हमारे पास एक्चुअल में चेंज था, जो एक्चुअल में चेंज था वो ये था, ये डेल्टा जो एक्चुअल में चेंज जो है वो ये रियल में ये वाला होगा, ये है और ये दूसरे का ये है। तो ये जो हमारे पास है यानी कि यहाँ से लेके ये वर्टिकल उसको शो इधर किए हुए हैं। तो ये H02 और H01 में एक्चुअल चेंज, और आइडियल चेंज क्या H01 माइनस H02S।
और अच्छा, अब यही चीज सिंपली कंप्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं। कंप्रेशन में भी इसी तरह ये टोटल P01 P02 है, और इसी तरह हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो आइडियल में कंप्रेशन एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन है, नो चेंज एंट्रोपी। यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट होगा, चेंज एंट्रोपी होगी। अब इसमें देखें, अब इसमें H02, वहाँ पे H02 कम था, H02 सॉरी H02 जो है उधर भी सॉरी ज्यादा था, यहाँ भी H02 ज्यादा है। H02 यहाँ पे ज्यादा है। ये क्या चीज शो कर रहा है H02 से, कि अगर सेम प्रेशर के दरमियान हम कंप्रेस आइडली करते हैं तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और आउटलेट के ऊपर आपके पास एनर्जी रिलेटिवली उसका टेम्परेचर वगैरह उसका कम होगा। यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन भी अगर हम अज्यूम कर लें तो वो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो आपके पास क्या है, वो आपको हायर जो एनर्जी एक्स्ट्रा जो आपने दी, और वो उसकी वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट हुई, फ्रिक्शन से फिर वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हुई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट देनी पड़ी, और वो फिर टेम्परेचर में कन्वर्ट हुई, तो डेफिनेटली आपको जो एग्जॉस्ट है हाई टेम्परेचर पे होगा। तो जितना ज्यादा ये डेल्टा एच, ये जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में हमें जो देनी पड़ रही है H02 माइनस H01 वो हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, आइडियल में कम देनी पड़ी है H02s माइनस H01। और इसी की बेस के ऊपर इसी तरह हम अगर डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये टोटल एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी कंप्रेशन की, वो एक्सपेंशन की टोटल एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी फॉर एक्सपेंशन H01 माइनस H02, ये एग्जैक्टली उसके रिवर्स हो जाता है। अब आइडियल ऊपर चले जाते हैं इस केस में, H2s माइनस H01 ओवर H02 माइनस H01। अच्छा, ये पॉइंट हम देख लेते हैं। एडियाबैटिक रियल प्रोसेसेस, for adiabatic real processes, the entropy must always increase during the change of state. Due to this increase in entropy, the real change in energy is smaller than the ideal during expansion. You get out less energy from the real processes than you could have from an ideal one. ये अभी जो हम बातें कर रहे थे अभी, ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जब रियल केस में आपके पास जो एनर्जी चेंज आएगा वो हमारे पास कम आता है, हम कम लदम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन के केस। कंप्रेशन के केस में एग्जैक्टली ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे, फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस द इंक्रीज इन एंट्रोपी सिग्निफाइज दैट यू नीड टू पुट इन मोर एनर्जी टू कंप्रेस अ फ्लूइड देन यू वुड हैव इन एन आइडियल प्रोसेस। ठीक है, if the efficiency is r is smaller or equal to unity, ये वही बात हमेशा लेस देन 1 होता है। उसी तरह हमने डिफाइन भी क्योंकि हमें लेस पर आइडियल हमेशा हमें कम देनी पड़ती है, इसमें ज्यादा देनी पड़ती है। सर ये हमेशा ये क्या है, ये लेस देन जब वो यूनिटी होगा। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस में तो यहाँ पे इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि ग्रेटर नहीं हो सकता एटलीस्ट। अगर आप आइडियली आप प्रोसेस तो स्टिल इट विल बी इक्वल टू यूनिटी। The one way to reduce entropy would be to cool a process. However, in such case we do no longer look into adiabatic processes. अच्छा, खैर वो एसिम्प्टोटिक प्रोसेस, अब ये और चीजें ये हम समटाइम हम लोग अप्लाई करते हैं, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे, ये आपने इवन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा कि हम ये करते हैं अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो हम उसमें ये करते हैं कि आप कुछ कंप्रेस करिए, फिर आप उसको कूल डाउन करते हैं, फिर उसको फिर कंप्रेस करते हैं। तो वो डेफिनेटली ओवरऑल जो एफिशिएंसी उसका प्रोसेस के अंदर जो वो बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है कि अब इशू ये है कि जब हम टोटल को हम आपस में कंपेयर करते हैं, इस टोटल के अंदर क्या है, इसके अंदर स्टैटिक और प्लस डायनामिक भी है, और 1 के ऊपर भी। तो 1 के ऊपर तो डेफिनेटली जब भी टरबाइन के फ्लो इन होगा तो उसको ये क्या होता है, उसको अवेलेबल होती है स्टैटिक, यानी उसको एंथैल्पी भी अवेलेबल होती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम क्या करते थे, हम सिंपल एंथैल्पी यूज करते हैं ना, प्रॉपर्टी टेबल में जाकर सिंपल एंथैल्पी की वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, ये टोटल कह रहा था। टोटल का मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर जो है वहां पे सिंपल h लेते थे, यहाँ पे h नहीं है, यहाँ पे h प्लस हाफ c स्क्वायर है। वो क्या है, वो हमारे पास ये चीज है h प्लस हाफ c स्क्वायर। हम इसकी वजह यहाँ पे हम लोग h नॉट ले रहे हैं, वो क्या, वो इसके साथ ये भी। दिस मीन क्या कि वो हम उसको भी कंसीडर करें, और वो डेफिनेटली कंसीडर कर चाहिए। क्यों, क्योंकि टरबाइन के इनलेट के ऊपर न सिर्फ एंथैल्पी है जो कि उसको कन्वर्ट कर सकती है टरबाइन, बल्कि जो इनलेट के ऊपर जो वेलोसिटी मौजूद है उसको भी वो आगे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकती है, ये अवेलेबल है। अब हम आउट के ऊपर देखते हैं कि फिर वहां भी इसी तरह टोटल में हम देखते हैं। अब इसमें एक चीज है, जब हम अवेलेबल देखते हैं ना कि ये कितनी इसको जो है वो अवेलेबल है, ये in certain cases the kinetic energy that is contained in the fluid, that is the amount of energy that is due to the motion, cannot be used at the end of a process. An example for such a process is the last stage of an energy producing turbine where the kinetic energy in the exhaust gas is not contributing to the total energy produced.
आज जब हम इसको लेते हैं ये आउटलेट के ऊपर, जब आउटलेट के ऊपर भी मैं जो निकल रही है, जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है और प्लस क्योंकि ये भी तो टोटली है ना, तो वो भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि जी ठीक है आउटलेट के ऊपर उसने इतनी एनर्जी निकाल दी, तो उसका सिंपली हम डिफरेंस लेते हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि अगर तो हमारे पास टरबाइन होती किस है, टरबाइन के अंदर स्टेजेस होती है, ठीक है। मसलन मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये अच्छा, अब टरबाइन में होता क्या है कि आपके पास इस तरह अगर हम बात करते हैं, ये लेफ्ट तो हमारे पास सबसे पहले स्टेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रोटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह शेफ्ट लगी थी। आई होप ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, आपको नहीं नजर आ रही है, बता नहीं, अब नजर आ रही है। यस सर, ठीक है, ये स्टेटर होता है, ये रोटर होता है। अच्छा, ये हमारे पास टरबाइन ऐसा होती है ना, पहले स्टेटर से गुजरता है, फिर उसके बाद रोटर से गुजरता है, ये टरबाइन। और हम इसको इस तरह ये 1 2 और ये 3 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये एक स्टेज होती है। इसी तरह फिर मजीद आगे अगर आपको जो है वो पावर ज्यादा एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप एक ही स्टेज के ऊपर आप देखते हैं कि वो पावर में एक्सट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता, या अगर करता हूँ तो एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज आता है, परफॉर्मेंस पे। डेफिनेटली फिर हम क्या करते हैं कि मजीद स्टेजेस हम लगाते हैं, एक और स्टेटर आ जाता है, एक और हमारे पास रोटर आ जाता है, और इसी तरह ये सो ऑन आ गया आपके पास। तो बेसिकली फिर क्या होता है कि ये हमारे पास ये एक स्टेज ये थी, ये फर्स्ट स्टेज थी, और इसी तरह ये हमारे पास सेकंड स्टेज है, और इसी तरह अप टू एन जो भी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो आपके पास स्टेज होती है। अब हम करते क्या है कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर यहाँ भी हमने एच नॉट देख ली, यहाँ भी हमने एच नॉट देखा। एच नॉट मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ भी एच प्लस हाफ सी स्क्वायर हमने देखा, यहाँ भी हमने एच प्लस हाफ सी स्क्वायर हमने यहाँ भी हमने किया। तो जब मैं इसमें से इसको आउट कर रहा हूँ, जब ये मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल है आगे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि लेस पावर हम यही करते हैं ना कि ये इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, ये क्या आएगी मेरे पास जोर में आएगी, लेस पावर हमने कहा 10 किलो जॉल मुझे यहाँ अवेलेबल थी। ये किलो जॉल में किस तरह कैलकुलेट किया, उसमें 8 ये हो सकता है, 2 ये हो सकता है, सपोज यहाँ पे मैं देखता हूँ इधर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ मुझे 6 किलो जॉल मिलती है, तो 6 किलो जॉल के अंदर इसकी भी कंट्रीब्यूशन इसकी भी, तो फिर मैं क्या करता हूँ 10 - 6 मीन का वर्क 4 किलो जॉल जो है वो फिर क्या करेगी, ये टरबाइन कन्वर्ट कर रही है वर्क में। ये बात समझिए। अब होता क्या कि आगे फिर दूसरी स्टेज को ये 6 किलो जॉल मिल गई, उसको कौन सी मिली जो है वो, यानी कि 6 किलो जॉल में, 6 किलो जॉल के अंदर क्या है, उसके अंदर एच भी है और हाफ सी स्क्वायर भी है, जो कि मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो भी आगे मिल रही है। अब वो ये कह रहा है कि इशू ये है कि शुरू के स्टेजेस में तो ठीक है, वाकई वो आगे आगे आपकी टरबाइन लगी है, उसको बेसिकली ये दोनों उसको मिल रही है, तो उसमें फिर इसलिए वो कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अवेलेबल है, इस वजह से वो आगे उसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को भी उसने मेंशन किया। वो कहता है लेकिन अगर लास्ट स्टेज अगर जो आपकी होती है उसमें ये आप अप्लाई ना करें, उसमें जो वेलोसिटीज एंड पे की वेलोसिटीज होती है वो सारी की सारी वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर लेस तो फादर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं वो कहता है यहाँ सिर्फ एच लगे, फादर सिर्फ 2 ही स्टेजेस हैं, तो यहाँ सिर्फ इसको कंट्रीब्यूट करें, क्यों, ये 6 थी ना, तो एक्चुअल में तो मेरे पास लेस आ रही है फादर यहाँ पे 2 किलो जॉल आ रही है, 2 किलो में लेस तो एक एच का है,
और प्लस एक सी स्क्वायर का, एक इसका है फॉर एग्जांपल, ये एक इसका और एक इसका, तो ये यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आएगा, ये मेरे पास 2 आना चाहिए। अगर मैं 2 करूं तो ये मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 6 और -2 मेरे पास 4 आ जाता है, 4 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 4 कन्वर्ट की, वो कहता है कि ये ना करें कि यहाँ पे ये 4, वो कहता है कि बल्कि इसको इस तरह करें कि 6 - 1 करें। यहाँ पे बेसिकली आपको जो करना चाहिए था वो आपको 5 करना चाहिए, 1 जो आप आगे बेसिकली लूज कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमने जो c²/2 था वो आगे अवेलेबल थी, जो कि कन्वर्ट की जा सकती थी। यहाँ पे c²/2 इसको ना करें, आखिरी जो स्टेज की अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो अवेलेबल जो तो ये सारी की सारी थी उसको भी, आखिरी वाले को, लेकिन एंड पे जो है उसका h डालेंगे, क्योंकि उसको जो है वो c²/2 जो इसको शुरू वाली अवेलेबल थी वो सारी की सारी इसने कन्वर्ट करनी थी, बाकी जो c²/2 जो से आ रही है वो तो आगे आपने लूज कर दी। ये बात समझे, ये पॉइंट? हेलो, अच्छा ये आपको स्लाइड नजर आ रही है ना? स्लाइड पे आ जाए। हेलो, यस सर, नजर आ रही है। स्लाइड पे आ जाए, सही। अच्छा, अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर an example for such a process is the last stage of energy producing turbine, where the kinetic energy in the exhaust gases is not contributing to the total energy produced. In such cases, a so-called total to static isentropic efficiency is used, identified by index in the efficiency by TH. यहाँ पे इसको हम TTC करते हैं ना, टोटल को T से रिप्रेजेंट करते हैं, efficiency TT के मतलब शो करना क्या है कि टोटल टू टोटल हम कर रहे हैं। तो अगर तो लास्ट स्टेज कितने क्या टोटल टू स्टैटिक करें, यानी कि उसमें क्या करेंगे, उसमें इन के ऊपर तो ये टोटल बल की प्रॉपर्टीज लें, आउट के ऊपर हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज को उसके करेंगे। यानी कि ये आपके इन के ऊपर जो हमें अवेलेबल है ये टोटल स्टैटिक है ना, तो उसमें इन के ऊपर में क्या अवेलेबल है, वो ये H01 माइनस H02, ये तो एक्चुअल में किया। तो आइडियल में जब हम नीचे जो करते हैं ना आइडियल में, तो आइडियल में हमें जो अवेलेबल थी हम वो लिखते हैं ना, आइडियल में वो थी कि जो हमें अवेलेबल थी, तो आइडियल में फिर वो क्या करा, H02 माइनस H2S करा। एक्चुअल में तो जो हमने कन्वर्ट किया वो तो यही कन्वर्ट करता है, यहाँ पे उसमें टोटल ही लिखनी, यहाँ हमने स्टैटिक नहीं करनी, क्योंकि टोटल तो हमें जो मिला है वो वही वाला था जिस तरह मैंने कहा था, 4 मिला था। तो मैं मिल तो मैं 4 रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आगे जा रहा है, 6 से 2 कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो कहता है कि जब आप इसमें जो है आखिरी स्टेज के ऊपर एफिशिएंसी को पुट करेंगे ना, तो एफिशिएंसी के लिए टोटल स्टैटिक यूज करें, उसमें नीचे डिवाइड 5 से करें, क्योंकि आपने ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी वो आपने लूज कर दी है, और वो पहले वाली में तो लूज नहीं करते क्योंकि आखिरी में आगे में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आखिरी वाले में बेसिकली क्या है जो आगे जा रही है वो बेसिकली आप लूज करते हैं। तो H01 माइनस H2S जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये H02S से बड़ा होता है। अभी ये देखें, इसको यहाँ पे ये डायग्राम अगर हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये सबसे पहले तो जो है फॉर हम टोटल की सिंपल हम लाइन बनाते हैं, P01 था, ये P02, ये 2 लाइनें थी, यही था हमारे पास, और हमने ये लाइन बनाई थी, ये हमारे पास ऊपर वाली ये जो लाइन है P01 से P02, ये P02 है ना, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये P02 है। इससे ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास आती थी रियल की, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आती थी आइडियल की। अब सेम ही डायग्राम के ऊपर हम किस तरह स्टैटिक और आइडियल, स्टैटिक और टोटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ये बात की, मैंने कहा था कि H01 जो है वो किसके वो इक्वल टू क्या है, H1 + C1²/2। मैं क्वालिटेटिव से कोई भी एक छोटी सी लाइन बना लेता हूँ वर्टिकल, ये लाइन बनाई, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिकली रिलेट करता है ना, तो इसलिए ये वर्टिकल लाइन हमेशा यहाँ पे एग्जैक्टली वर्टिकल करता है, दो चीज इन एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि जब हम H0 इक्वल टू कहते हैं ना, H0 इक्वल टू H + C²/2, तो एक्चुअली हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो हमने बात ये की थी कि अगर आइसेंट्रोपिकली हम उसको एनर्जी को उसको अगर हम स्टॉप करते हैं फ्लूइड, तो ये अगर H, तो फिर क्या होगा, ये H होगा, यानी कि ये H है, इससे प्लस ये हाफ C² करूंगा, तो ये मेरे पास H01 आएगा। ये बात मेरे पॉइंट समझे? ये स्टैटिक H प्लस कोई भी सर्टन होगा, ये क्वालिटेटिव बना होगा, ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट। अब जितना उसमें C बड़ा होगा, तो आप एक कोई लाइन बनाएंगे तो हमारे पास ये, तो फिर इस पॉइंट को भी जो H1 है, इस पॉइंट से जो लाइन पर से गुजरेगी उसको हम सिंपल P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P01 और ये हमारे पास P1 है। इसी तरह इस लाइन के भी नीचे अगर यहाँ भी अगर हम देखें, तो ये हमारे पास H2 जो हमारे पास इसी तरह आ रहा था बेसिकली, ये तो खैर चले मैं इसको अगर मैं ले लेता हूँ,
तो ये हमारे पास H02 था। इस H02 का और H2 का आपस में फिर क्या होगा, H02 और H2 वो दरमियान में वो फिर डेफिनेटली फिर क्या होगा, वो हाफ सी स्क्वायर होगा। वो हाफ सी कौन सा होगा, वो हाफ सी, उसको हाफ सी 2 स्क्वायर से उसके डिवाइड किया। ये 1 वाला स्टेज को जो H01 और 1 को कर रहा था वो C1 स्क्वायर 2 था, इसको ये C2 से डिवाइड किया, तो ये हाफ C2 स्क्वायर है। इसी तरह ये बेसिकली अगर हम यहाँ इस एसिम्प्टोटिक प्रोसेस में रिलेट करना चाहूँ, इसी तरह ये यहाँ में ये एग्जैक्टली वही जो इधर बनाया इसी तरह ये इसको करना। ये वैसे बाय द वे यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, लेकिन अदरवाइज ये C2 स्क्वायर पे 2 ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम चले उस डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, ये चीज की समझ आई है कि किस तरह टोटल यानी कि स्टैटिक होता है, स्टैटिक के बाद आप वर्टिकल लाइन लगाएं C स्क्वायर बाय 2 और ये हमारे पास फिर टोटल आता है। तो ये टोटल वाले में पॉइंट से जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर और इसमें से ये स्टैटिक प्रेशर। इसी तरह ये जो है उनसे पास हो रहा है उसमें से जो हमारे पास टोटल वाले हैं प्रेशर, और ये इसी तरह ये जो स्टैटिक वाली है उसमें से ये स्टैटिक वाला पास होता है। और अब इसमें देखें H01 वैसे हम क्या करते थे टोटल एफिशिएंसी में H01 माइनस H02S करते थे। H02 S क्या है, H02S यहाँ पे शो नहीं किया, वो क्या होगा, वो ये H02S होगा। मैं वापस जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये था ना, हम ये करते थे ना H01 माइनस H02S, ठीक है, ये वाला, ये H02S ये वाला करते थे, ठीक है। वर्टिकल लाइन यहाँ पे P02 के ऊपर आती थी, ये हमारे पास H02S होता था। तो जो वर्टिकल यानी कि आती थी एसिम्प्टोटिक आती थी वो H02S, यानी H02 को 2 नॉट है टोटल, 2 है सेकंड पॉइंट, और आगे S लिखेंगे तो एसिम्प्टोटिक के लिए कुछ नहीं लिखते थे, मीन क्या वो एक्चुअल। तो ये H02 है जो एक्चुअल में, और H02S जो ये हमारे पास आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही चीज अगर हम इधर देखें तो हमारे पास H02S ये पॉइंट होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका डिफरेंस लेने की बजाय यहाँ से यहाँ वो क्या कर रहा है, वो H01 माइनस क्या कर रहा है, H2S ले रहा है। वो क्यों ले रहा है, बजाय इसके यहाँ से लेके ये जो लाइन है इसको भी वो साथ ले रहा है। तो दोनों के इसको भी जब इसके साथ ऐड करता हूँ तो ये H01 माइनस H2S, ये देखिए ये आ रहा है। H02S और H2S में भी डिफरेंस क्या है, वो सिंपल वही डिफरेंस है जो इलास्टिक है, लेकिन जब आप ये लेते हैं तो क्या होगा H01 और माइनस H2S। अब से मैं क्वेश्चन करता हूँ, मुझे आपने बताना है H01 माइनस H02 बड़ा है, सॉरी H02S, H01 माइनस H02S बड़ा है या H01 माइनस H2S बड़ा है? हरी up. हेलो, हेलो यार, कुछ तो बोलो ना, मुझे पता चले। जी 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 बोले प्लीज। थोड़ा बोलिए, ऊंचा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ H01 माइनस H02 बड़ा है एज कम्पेयर टू H2S के। हम दो चीजें देख रहे हैं ना, H01 माइनस H2S, ये H2S होगा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, वो यहाँ पे A आएगा, ये इस तरह का ना, ये एग्जैक्टली ये वाला जिस जगह पे ना P02 कट करा ना, ये लाइन वर्टिकल लाइन है सिंपैथिक वाली, ये तो H01 माइनस H2S जो है H02S, H01 माइनस H02S ये छोटा है, और H01 माइनस ये H2S सिंपल, ये H02S ये था तो ये सिंपल H2S, तो H2S जो है ये से बड़ा है क्योंकि उसके अंदर ये भी लाइन आ रही जो कि ये C है, बेसिकली C स्क्वायर बाय 2। समझे मेरी बात को? सर H01 माइनस H2S बड़ा है ना सर, H2S की वैल्यू कम है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये मैं बना नहीं सकता आई थिंक। अच्छा, अब ये H01 माइनस H2S जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, डेल्टा H0S है ना। डेल्टा H0S क्या है, डेल्टा H0S का मतलब ये है कि H01 माइनस H02S ये है। इसमें सिंपली मैं क्या किया, मैंने ये लाइन ऐड कर दी तो क्या होगा, वो H0 वो यानी वो H2S होगा, तो H01 माइनस H जो है वो
2s जो है वो फिर क्या होगा एक्चुअली ये वाला, इसमें प्लस सिंपल ये c²/2 ऐड किया, ये सिंपली वही चीज है। क्लियर है? जिसमें तो वो जो बेसिक ऊपर जो डेफिनेशन थी टोटल थी, उसमें क्या था, उसमें डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट एस थे, यहाँ पे फिर नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, प्लस c²/2 भी डिवाइड हो रहा है। तो जब डेफिनेटली एक चीज जो पॉजिटिव मजीद नीचे में डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टू स्टैटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी या टोटल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? कौन सी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? हेलो, मैंने अभी आंसर भी दे दिया आपको, टोटल एफिशिएंसी ज्यादा होगी या टोटल स्टैटिक ज्यादा होगी? अब इसमें ये देख लें सामने, टोटल में क्या था, डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस था, और टोटल टू स्टैटिक में क्या है, डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस प्लस c²/2। तो फिर कौन सी ज्यादा होगी, टोटल ज्यादा होगी या टोटल स्टैटिक ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी? सिंपल है यार, सामने नजर आ रहा है, डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस, सिंपल, ये हमारे पास टोटल एफिशिएंसी है कि ये फार्मूला था, डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस टोटल का फार्मूला था। टोटल टू स्टैटिक का क्या फार्मूला है, डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस प्लस c²/2, ये भी प्लस नीचे ऐड हो रहा है। तो फिर कौन सी बड़ी एफिशिएंसी हुई, टोटल वाली या ये टोटल टू स्टैटिक वाली? टोटल टू टोटल सर, ये वाली टोटल टू टोटल वाली। नहीं यार, क्या कर रहे हो खुदा के बंदो, इधर सर, ये देखो। वाली सर जो आप जिस अभी आपने हाँ जी, ये जरा भाई बोर्ड की तरफ देखना, टोटल एफिशिएंसी मैं ये कह रहा हूँ, टोटल एफिशिएंसी क्या है, वो आपके पास है डेल्टा एच नॉट ओवर डेल्टा एच नॉट एस, वो तो सिंपल टोटल था ना सारा, ऊपर भी टोटल डेल्टा से नीचे भी टोटल है। ये क्या है, ये आपके पास है ये है टोटल टू स्टैटिक का मतलब क्या है, ऊपर टोटल है, नीचे यानी कि नीचे जो आइडियल केस में क्या करूं मैं, टोटल टू स्टैटिक ले रहा हूं, यानी कि डेल्टा एच नॉट था, और इसमें केस में क्या आया, डेल्टा एच नॉट वही वाला है, लेकिन प्लस में क्या करूं, इसमें c²/2 भी करा। अब मुझे बताएं, ये बड़ा है या ये बड़ी थी? अब बताएं, ये वही चीज है, सिंपल क्या हुआ कि टोटल है ना, नीचे अगर डिवाइड कर देता हूँ यार, c²/2 इसमें ऐड कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी जो है उससे फिर वो डिफरेंस अगर मैं डिनोमिनेटर में इसमें क्या करूँ, ये वही वाली एफिशिएंसी सिंपली इसमें क्या करूँ, ये c²/2 डिनोमिनेटर में ऐड करूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल टू स्टैटिक एफिशिएंसी मेरे पास फिर क्या होगी, बोलो ना यार, हेलो, वो ज्यादा होगी टोटल टीएस ज्यादा होगी टोटल टू स्टैटिक। वो ये ज्यादा होगी नहीं ना यार, डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा हूँ ना, टोटल टू टोटल, तो टोटल कम होगी एफिशिएंसी, टोटल टू सॉरी टोटल टू टोटल ज्यादा होगी, टोटल ज्यादा होगी, लेकिन टोटल स्टैटिक जब सर पहले भी यही कहा था सर। आई एम सॉरी, फिर मैं पजल हो फिर ठीक हो गया। तो टोटल टू स्टैटिक जो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि कम होने की मतलब वजह क्या है, वजह यही है कि जो आखिरी स्टेज के ऊपर जो वेलोसिटी हम लूज करते हैं वो कम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आगे लॉसेस में जा रही है। अच्छा, अब स्लाइड पे आ जाएं, टोटल स्टैटिक एफिशिएंसी का वही फार्मूला है, इसी को आप रिवर्स में लिखें, ये सिंपल उसने दूसरी तरफ जो जाकर उसने वो बस सिंपल उसको रिवर्स किया और फिर ऊपर -1 लिख दिया। एक्चुअली इसको टोटल को अपन रिलेट करना चाह रहा है, इसको फिर डेल्टा नॉट एस ओवर डेल्टा एच नॉट हम इस तरह लिख सकते हैं, ये c² उसको अलग करना चाह रहे हैं, इसको सिंपली फिर क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों को, डेल्टा एच नॉट से डिवाइड करना किया, तो ये जो डेल्टा एच नॉट एस ओवर डेल्टा एच नॉट है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली रिवर्स है किसका, टोटल एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी आ गई प्लस ये तो वही c²/2 डेल्टा एच नॉट, तो ये बेसिकली जो है टोटल स्टैटिक और टोटल एफिशिएंसी का ये बेसिकली क्वेश्चन 7 है, उसका ये रिलेशनशिप है। अगर आपको एक गिवन है दूसरी फाइंड करनी है तो हम सिंपली हमें C2 की वैल्यू डेफिनेटली हमें चाहिए होगी, डेल्टा एच नॉट ओवरऑल वो कितना है, तो हम जो है ये इनका आपस में रिलेट कर सकते हैं। दिस रिलेशन शोज दैट फॉर वैल्यूज ऑफ C2 ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ी है, टोटल स्टैटिक एफिशिएंसी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द टोटल एफिशिएंसी, डेफिनेटली इधर से भी तो सीट की वैल्यू हमेशा जब भी पॉजिटिव है, एन पे निकलती है हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव ही होती है उसकी, तो क्या होगा एफिशिएंसी हमारी, टोटल वाली एफिशिएंसी हमारी डेफिनेटली जो है वो
टोटल स्टैटिक एफिशिएंसी हमारी हमेशा हमारी कम होगी। अच्छा चले मेरे ख्याल में आज के लिए काफी था, क्या ख्याल है? रोजे वैसे भी लोग रोजे में यस सर वो हैं? सही यस सर। ठीक बड़े ये लास्ट टाइम भी कहा था थोड़े से लेक्चर छोटे कर दें, क्योंकि अक्सर रिकॉर्डिंग में वो नज़र नहीं आता और नेट कभी कभी इतना वो इशू कर रहा होता है कि आवाज़ फुल स्टक हुई होती है। सही है सही है। तो चलें ठीक है फिर, अपना ख्याल रखिएगा। पावर प्लांट की अभी कर लें फिलहाल। पावर प्लांट की पता नहीं बाकी अवेलेबल हैं या नहीं। मुझे पता 20 मिनट तक मुझे मैसेज कर देना जो भी करना आप लोगों ने, ठीक है? तो फिर 2 बजे ठीक है, अभी बाकी सबको अच्छा। पता है। बाकियों का नहीं पता। सर जी 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 सर 2 बजे थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का इशू है, तो एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप क्विज जो आज आपने लेना था वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ ही ले लें फिर। यार अब आपस में कर लो। ये है ना कि फिर यार बीच में कई आपके दोस्त भी कहते हैं सर एक क्लास में ज्यादा कुछ में करो भी होता है, इशू होता है। तो मैं अपने आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ आप अपने तौर पे कर लो, एवरी वन इज एग्रीड, तो ऐसा कर तो कोई मसला नहीं, मुझे यार कोई इशू नहीं है। जैसे आप आपस में डिसाइड कर लो, मुझे कह दो किस तरह कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है तो मुझे बस बता देना। इजाजत है फिर। ओके सर। ओके अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। ठीक है।